अंजनी नाम का एक गांव था। उस गांव में राजू नाम का एक भला आदमी रहता था। सबकी मदद किया करता था वो। एक दिन उसकी पत्नी राधिका कहती है, सुनिए, आप इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, पर क्या ये लोग कभी आपको जरूरत हो तब मदद करेंगे? आजकल ऐसा जमाना नहीं है। इतने पैसे क्यों दान दिया करते हैं? तब राजू राधिका से, देखो राधिका, वो मुझे मदद करे इसलिए मैं उनकी मदद नहीं करता। अभी वो मुसीबत में है, इसीलिए मदद करता हूं। मैं मना नहीं कर रही, पर पैसे ध्यान से खर्च कीजिए, इतना ही कहना है मुझे, राधिका कहती है। दिन बीत रहे थे। राधिका की तबीयत खराब होने के कारण वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। सुनिए, 2 दिन से बदन दर्द है, बुखार है, उल्टियां भी हो रही है, मुझे अस्पताल ले चलिए। ठीक है, यूं कहकर राजू उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहती है, देखिए, इनकी हालत ठीक नहीं है, इनकी दोनों किडनी फेल हो गई है, ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा वरना जान को खतरा है। राजू ये सुनते ही, डॉक्टर आप तुरंत ऑपरेशन कीजिए, यूं कहता है। उसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, उनकी किडनी से मैच होने वाली किडनी भी मिल जाए तो अच्छा होगा, तभी आपकी बीवी की जान बच सकती है। राजू कहता है, मैडम क्या मैं किडनी दे सकता हूं? डॉक्टर राजू की टेस्ट करती है। अगले दिन रिपोर्ट आती है, आप किडनी नहीं दे सकते उन्हें, मैंने एक अस्पताल से बात की है, आप पैसों का इंतजाम कीजिए, डॉक्टर कहती है। राजू ठीक है कहता है। राजू अपने दोस्तों से पैसों की मदद मांगने लगता है, पर कोई मदद नहीं करता। राजू व्यथित हो जाता है। नदी किनारे एक पेड़ के पास खड़ा रोने लगता है। हे भगवान, मेरी बीवी कह रही थी पैसे यूं बर्बाद मत करो, पर मैंने नहीं सुना। अब मेरे इस मुश्किल समय में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। जिनका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, ऐसा ही कहते हैं बड़े बुजुर्ग। फिर तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ। यूं रो रो कर राजू प्रार्थना करता है। उतने में नदी के प्रवाह में एक छोटी बच्ची, बचाइए, कोई मुझे बचाइए, यूं चिल्ला रही थी। वो डूब रही थी। ये देख राजू, अरे रे बेचारी, यूं कहता है। नदी में कूदकर उसे बचाता है। उसे लेकर वो किनारे आ रहा था, तभी किसी ने उन पर जाल बिछा दिया। दोनों भी पानी के बहाव में बहने लगे। जाल में फंसने के कारण राजू हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था, वो तैर नहीं पा रहा था। पानी के बहाव में दोनों बह रहे थे। उतने में नदी से एक बड़ा बाघ प्रकट होता है, उन दोनों को निगल जाता है। फिर वो बाघ नदी के पानी में नीचे चला जाता है। अपने मुंह से राजू और उस छोटी बच्ची को बाहर निकालता है। वो एक गुफा थी। दोनों जाल से बाहर आ जाते हैं। बाघ कहता है, क्या हुआ दोस्त, हमारे घर को यूं अचरज से देख रहे हो? यहां तुम्हें कोई धोखा नहीं है, आराम से रहो। यहां एक औरत भी रहती है, वो देखो। उस औरत को देख वो छोटी बच्ची, माँ तुम यहाँ हो, यूं कहकर रोते हुए उसके पास जाती है। वो औरत खुशी से बेटी को गले लगाती है। बेटा रजनी, तुम यहाँ कैसे आई? तब वो बाघ कहता है, ये दोनों डूब रहे थे, मैं ही उन्हें यहाँ ले आया। तब वो औरत, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उस दिन तुमने मुझे बचाया और आज मेरी बेटी को, वो धन्यवाद देती है। तब बाघ कहता है, मुझसे पहले इस व्यक्ति ने तुम्हारी बेटी को बचाया है, उसे बचाने के चक्कर में वो भी फंस गया, उसका शुक्रिया अदा करो। तब वो औरत राजू को भी धन्यवाद देती है। राजू कहता है, दोस्त तुम एक मायावी बाघ हो, मैं जान गया हूं, मेहरबानी करके हमें यहां से बाहर निकालो। तब वो बाघ, यहां आने का रास्ता है पर जाने का नहीं। ये क्या कह रहे हो? मेरी बीवी अस्पताल में है,
मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी। राजू दुखी होकर उसे सारी कहानी बताता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी, मैं उसे ठीक कर दूंगा। राजू को तसल्ली मिलती है, पर लेकिन क्या हमेशा यहीं रहना होगा मुझे? राजू कहता है। नहीं नहीं, 15 दिनों में एक पूनम की रात है, उस दिन मेरी माया शक्ति बढ़ जाएगी, तब मैं तुम लोगों को बाहर भेजूंगा। तब तक इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें बाहर नहीं भेज सकता। वो ठीक है कहते हैं। वहां अस्पताल में राधिका की तबीयत में सुधार आ जाता है। वो चलने फिरने लगती है। डॉक्टर को भी अचरज होता है। वो पूछती है, ये क्या, आप चल रही है, पर ये कैसे मुमकिन हुआ? आप ज्यादा दूर नहीं चल सकती, तकलीफ होगी। तब राधिका, डॉक्टर मुझे दर्द नहीं हो रहा, अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं स्वस्थ हूं। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाती है। आपकी तो दोनों किडनी फेल है, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं डॉक्टर, पर मैं खुशहाल हूं, दर्द नहीं हो रहा मुझे। डॉक्टर कहती है, ठीक है, आपकी दोबारा टेस्ट करनी होंगी। टेस्ट की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान हो जाती है। ये कैसे हुआ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी दोनों किडनियां बिल्कुल ठीक है। राधिका कहती है, सारी भगवान की कृपा है डॉक्टर। डॉक्टर मेरे पति कहाँ है? तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करने गए हैं। राधिका ठीक है कहकर वहां से घर चली जाती है। घर पर, सुनिए, कहाँ है आप? सुनिए, यूं पुकारने लगती है। पर राजू घर पर नहीं है, ये देख वो परेशान हो जाती है। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसके बारे में पूछती है, पर कोई नहीं जानता कि राजू कहाँ है। राधिका रोने लगती है। कहाँ चले गए हैं आप मुझे छोड़कर? मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी लौट आइए। यूं कहकर वो भगवान से प्रार्थना करती है। वहां नदी वाली गुफा में राजू बाघ से, तुम यहाँ कैसे रहते हो? क्यों रहते हो? हमें पानी में जाल में किसने फंसाया? ये दोनों यहाँ कैसे आई? यूं सवालों पर सवाल कर रहा था। बाघ कहता है, उसकी कहानी वही बताएगी। तब वो औरत, आप मेरे भाई जैसे हैं, बताती हूँ। हमारा अमीर खानदान है, मैं और मेरे पति और हमारी ये छोटी बच्ची, बड़ा ही खुश परिवार था हमारा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पर हमारी अमीरी और जायदाद के लालच में मेरे पति के दोस्त रवि ने उन्हें पार्टी में बुलाकर उनके खाने में जहर मिला दिया, उन्हें मार दिया। पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई। मैंने रवि को इस बारे में पूछा, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं गुस्से से पुलिस को बताने जा रही थी, तभी उसने मुझे पीछे से सिर पर डंडा मारा। मैं बेहोश हो गई। उसने ही मुझे नदी में फेंका था उस दिन, तभी इसी बाघ ने मेरी जान बचाई। वो औरत यूं सारी कहानी बताती है। सुना ना तुमने, इस बच्ची को भी उसी ने नदी में धकेल दिया। तुम उसे बचाने कूद गए, पर तुम्हें भी रास्ते से हटाने के लिए उसने जाल बिछाया, वरना तुम उस बच्ची की जान बचा लेते ना। राजू कहता है, ओह, तो ये बात है। मुझे मेरी पत्नी की चिंता हो रही है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? तब वो बाघ राजू को उसकी पत्नी दिखाता है। अरे, मेरी पत्नी मेरे लिए कितनी परेशान है। बाघ कहता है, तुम उससे बात कर सकते हो, वो तुम्हारी आवाज सुन सकती है। तब राजू, राधिका, राधिका, यहाँ इधर देखो, यूं बुलाता है। राधिका को भी एक टीवी जैसी फ्रेम में राजू दिखाई दे रहा था। आप कहाँ है? राजू राधिका को पूरी कहानी बताता है। आप जल्दी आएंगे ना? राधिका पूछती है। हाँ हाँ, मैं जल्दी आऊंगा, राजू कहता है। कुछ ही दिनों में पूनम की रात आती है। बाघ उन तीनों को गुफा से गायब कर नदी के किनारे प्रकट करता है। अब मैं चलता हूं, तुम लोग सावधानी से जाना। वो बाघ को धन्यवाद देकर
वहां से जाने लगते हैं। राजू पूछता है, बहन, तुम बच्ची को लेकर कहाँ जाओगी? वो रवि तुम्हें जीने नहीं देगा। तुम मेरे साथ हमारे घर चलो, अपनी बहन की तरह ख्याल रखूंगा। वो भी ठीक है, कहती है। वो तीनों राजू के घर जाते हैं। राजू अपनी पत्नी राधिका को सारी कहानी बताता है, उस औरत की कहानी के बारे में भी। पैसा माया है माया, आप बच गए यही काफी है। बहन, बंगला, पैसा छोड़ दीजिए सब। वो भी ठीक है, कहती है। जान बची तो लाखों पाए, ये सोच उनके साथ ही रहने लगती है। राजू, राधिका, वो औरत और उसकी बेटी चारों भी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। केशवपुर नाम के गांव में छुटकी नाम की एक छोटी लड़की रहा करती थी। उसकी माँ का नाम कमला था और बाबा का गोविंद। बड़ा ही निकम्मा था वो। हमेशा शराब की नशे में धुत घर पर तमाशा किया करता था। कमला फूलों का व्यापार करती थी, उसी से अपना गुजारा करती थी। एक दिन गोविंद कमला की यूं ही बहस छिड़ जाती है। वो उससे झगड़ने लगता है। बात बढ़ जाती है। वो डंडे से कमला को पीटने लगता है। छुटकी ये सब देख रोए जा रही थी। बेचारी कमला गोविंद की मार की वजह से अपने दोनों पैर अपाहिज कर बैठती है। छुटकी का रोना देख, बेटा, तुम्हें भूख लग रही है ना? पर मैं क्या करूं, असहाय स्थिति में हूं मैं। हे प्रभु, ये कैसी किस्मत है हमारी। माँ, मैं भूख लगने पर नहीं रो रही। मुझसे तुम्हारा ये दर्द नहीं देखा जाता। तुम ठीक हो ना माँ? मुझे चिंता हो रही है माँ। छुटकी रो रही थी। कमला उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो रोए जा रही थी। कुछ देर बाद छुटकी कहती है, माँ, तुम यूं बैठे बैठे फूल की मालाएं बना दो, मैं उसे बेचकर पैसे ले आऊंगी, हमारा खर्च तो निकलेगा। कमला को भी छुटकी की बात माननी पड़ती है। वो बिस्तर पर बैठे बैठे फूल की मालाएं तैयार करती है। छुटकी वो मालाएं टोकरी में लेकर बेचने जाती है। फूल ले लो, ताजे ताजे फूल ले लो, यूं चिल्लाकर वो गांव में फूल बेचती है। शाम को पैसे लेकर घर आ जाती है। उसी पैसों से उनका गुजारा होता है। एक दिन गोविंद, अरे ओ छुटकी, फूल बेचकर पैसे कमा रही है, कहाँ है वो पैसे, बताओ। छुटकी गुस्से से देखते हुए, पैसे नहीं है बाबा मेरे पास, माँ की दवाई के लिए खर्च हो गए। गोविंद उसे गुस्से से देखता है। छुटकी के हाथ में पैसे देख लेता है। वो छीन लेता है। वो रोने लगती है। बाबा, वो माँ की दवाई के लिए है बाबा, हमें खाना खाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना बाबा। बाबा, तुमने अगर माँ का पैर नहीं तोड़ा होता तो इसकी जरूरत ही ना पड़ती, पैसे दे दो बाबा। यूं कहकर छुटकी पैसे छीनकर बाहर की तरफ भागने लगती है। गोविंद भी उसके पीछे पीछे जाता है। छुटकी एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। काफी देर वहीं खड़ी रहती है। रात हो जाती है। वो धीरे से वहां से निकलकर घर जाने की कोशिश करती है। तभी गोविंद उसे देख लेता है। कहाँ जाएगी बचकर, यूं कहकर उसके पीछे जाने लगता है। छुटकी आगे भाग रही थी। वो भागते भागते नदी के पास पहुंच जाती है। गोविंद भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उससे पैसे छीन लेता है। बाबा, मेहरबानी कीजिए बाबा, हमारे खाने के लिए तो पैसे चाहिए ना, माँ के लिए दवाई भी बहुत जरूरी है। बाबा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ बाबा, आप शराब में ये पैसे खर्च मत कीजिए बाबा। छुटकी रो रो कर उससे विनती कर रही थी, पर गोविंद गुस्से से पास में खड़ी नाव में उसे धकेल देता है। नाव नदी में अंदर चली जा रही थी। छुटकी, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, यूं चिल्लाए जा रही थी। बाबा? कौन बाबा? जा यहां से, गोविंद कहता है। बेचारी छुटकी रोते हुए नाव में आगे जा रही थी।
गोविंद शराब पीकर घर चला जाता है। कमला पूछती है, कहाँ है मेरी बेटी? सुबह आप उसके पीछे पीछे गए थे ना, अब रात हो गई है, कहाँ है वो? तब गोविंद, अरे ओ लंगड़ी, तेरी बेटी नदी में बह गई। अब तक तो किसी बड़ी मछली का भोजन बन गई होगी, बला टल जाएगी, यूं कहता है। ये सुनकर कमला रोते हुए, हाय, ये आपने क्या कर दिया? मेरी लाडो, मेरी छुटकी, कैसे पिता है आप? बच्ची को मरने छोड़ आए। कमला रोए जा रही थी। अरे ओ, बंद करिए तमाशा, वरना तुझे भी उसके पास भेज दूंगा, गोविंद कहता है। तब कमला, हाँ, भेज दीजिए मुझे भी उसके पास, यूं कहकर रो रही थी। गोविंद शराब के नशे में वहीं गिर जाता है। अगले दिन सुबह छुटकी नाव में माँ माँ यूं रो रही थी। वो नाव अचानक उस जगह रुक जाती है। छुटकी डर जाती है। बड़ी आवाज के साथ नदी में से एक बड़ा सा पेड़ प्रकट होता है। उसे देख छुटकी चौंक जाती है। उस पेड़ से आवाज आती है, बेटा डरो मत, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कौन हो तुम? यहां कैसे आई? तब छुटकी रोते हुए सारी कहानी बताती है। तब वो मायावी पेड़, रो मत बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना, ये फल खा लो, यूं कहकर अपनी शक्ति से फल नाव में फेंकता है। छुटकी बहुत भूखी थी, वो फल खा लेती है। फिर उस मायावी पेड़ से, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, कुछ भी कर सकते हो, क्या तुम मेरे माँ के पैर पहले जैसे कर दोगे? छुटकी पूछती है। उस पर मायावी पेड़, हाँ हाँ, क्यों नहीं, यूं कहकर उन फलों को फूल बना देता है। छुटकी अचरज से देखती है। पेड़ कहता है, ये देखो, ये फूल ले जाकर अपनी मां के पैरों पर रखना, फिर देखना क्या होता है। छुटकी खुश हो जाती है, पर चिंतित होकर पूछती है, हाँ, पर मैं यहां से घर कैसे जाऊंगी? वो मायावी पेड़ कहता है, तुम एक बार अपनी आंखें बंद कर लो, बस तुम नदी किनारे पहुंच जाओगी। ये सुनकर छुटकी अपनी आंखें बंद कर लेती है। और ये क्या, नाव के साथ साथ छुटकी अपने गांव में नदी किनारे पहुंच जाती है। वो वहां से फूल लेकर घर की ओर भागने लगती है। घर पर कमला, छुटकी, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? यूं रोए जा रही थी। उतने में छुटकी, माँ, मैं आ गई, देखो, यूं कहती है। बेटा छुटकी, कहाँ थी तुम? तब छुटकी माँ को सारी कहानी बताती है। फिर छुटकी मायावी पेड़ के कहने के मुताबिक वो फूल माँ के पैरों पर रख देती है। थोड़ी ही देर में कमला के पैर पहले जैसे हो जाते हैं। वो उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। माँ बेटी दोनों खुश हो जाती है। वो फूल वहां से गायब हो जाता है। दोनों दंग रह जाती है। बाद में कमला कहती है, बेटा, ये मायावी पेड़ तो सचमुच बड़ा शक्तिशाली है। तुम्हें उसे अपने बाबा को सही रास्ते पर लाने का कोई उपाय पूछना चाहिए था। तब छुटकी, ओह माँ, मैं तो भूल ही गई, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही था, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। हाँ, पर वो मायावी पेड़ बहुत अच्छा है, हम दोनों उसके पास जाकर शुक्रिया अदा करेंगे और बाबा के लिए कोई उपाय भी पूछेंगे। ठीक है बेटा, कमला कहती है। फिर वो दोनों माँ बेटी नाव में बैठकर जाने लगती है। शाम हो जाती है। तब एक जगह बड़ी आवाज आती है और मायावी पेड़ प्रकट होता है। उसे देख कमला, हे मायावी पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर रहेगा। तब वो मायावी पेड़ खुशी से हिलने लगता है। कमला आगे कहती है, तुमने मेरे पैर ठीक कर दिए, उसी तरह अगर मेरे पति को भी सही रास्ते पर ले आओगे तो बड़ा एहसान होगा। इस पर मायावी पेड़ कहता है, चिंता मत करो,
मेरे पास उपाय है। ये लो, इस फूल का रस तुम अपने पति को पिला देना या फिर उस पर छिड़क देना, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाती है। मायावी पेड़ कहता है, तुम्हें यूं बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं। तुम मुझे दिल से याद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच जाएगी। दोनों माँ बेटी मायावी पेड़ को धन्यवाद देकर फिर अपने गांव चली जाती है। दोनों घर जाती है। गोविंद सो रहा था। कमला उस फूल का रस निकालकर पति पर छिड़कती है, फिर दोनों भी सो जाती है। अगले दिन सुबह गोविंद नींद से उठ जाता है। काफी अच्छा महसूस करने लगा था वो। उसकी शराब की बुरी आदत छूट जाती है। उसे अपने अतीत की बुराइयां याद नहीं आती। सिर्फ घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, इन्हीं के बीच वो रहने लगता है। खेतों में काम करने लगता है। ये देख माँ बेटी दोनों उस मायावी पेड़ को याद करके धन्यवाद देती है। उस दिन से गोविंद कमला और छुटकी का बड़ा ख्याल रखने लगता है। उनके परिवार में खुशियां ही खुशियां आ जाती है।